हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस विद सरिता। जैसा कि आप जानते हो कि अभी लास्ट ईयर क्वेश्चंस पेपर का रिवीजन सीरीज चल रही है सीटी एग्जाम के लिए, जहां हम डेली 15 to 20 क्वेश्चंस डिटेल से डिस्कस करते हैं और हमारी 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है। आज डे 3 है। जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जो भी चैनल पे नए हैं वो तुरंत सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो कमिंग वीडियोस हैं उनका अपडेट मिल सके। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपका मिस नहीं होना चाहिए। 38 क्वेश्चंस को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और आज हम 39 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। साथ में रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39, अकाउंटिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज डन एज पर। जो फिक्स्ड एसेट्स की अकाउंटिंग होती है वो कौन से इंड एएस के अकॉर्डिंग होती है। इंड एएस 10 बताता है कि फिक्स्ड एसेट्स को कैसे बुक करना है। मीन्स इंड एएस 10 प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट से रिलेटेड है। इंड एएस 10 और ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इससे रिलेटेड बताएगा कि कैसे फिक्स्ड एसेट्स को बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करना है, कैसे कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद डेप्रिसिएशन और रीवैल्यूएशन को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सारा बताता है इंड एएस 10। तो इसका राइट आंसर डी रहेगा। अदर ऑप्शंस को भी एक बार देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट है एएस 3। तो जो एएस 3 है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। एएस 5 है आपका प्रॉफिट एंड लॉस आइटम प्रायर पीरियड आइटम्स का है। प्रॉफिट एंड लॉस आइटम प्रायर पीरियड आइटम्स, तो उससे रिलेटेड हो जाएगा। और जो एएस 6 है ये अब ख़त्म हो चुका है। ये एक्चुअली जो एएस 10 है उसमें उसके साथ में मर्ज हो गया, तो एएस 6 अभी है ही नहीं। तो इसका आंसर डी रहेगा। नेक्स्ट है द डिडक्शन अलाउड बाय क्रेडिटर to debtor with a view to encourage quick and promote payment। इसका मतलब ये है कि जो क्विक पेमेंट को प्रमोट करने के लिए सेलर अपने जो खरीदार होता है उसको कुछ कैश डिस्काउंट देता है, उसको बोलते हैं कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट देता है। तो कैश डिस्काउंट देने का जो मेन पर्पज़ होता है वो होता है कि पैसे की जल्दी रिकवरी हो जाए। जल्दी जब पैसा रिकवर होगा तो बैड डेट्स होने के चांसेस अपने आप कम हो जाएंगे। तो हमेशा जो भी क्रेडिटर है वो डेटर को एनकरेज करता है क्विक पेमेंट करने के लिए कि आप अभी पेमेंट कर दो, आप कोई भी जो माल खरीद रहे हो उसकी पेमेंट मुझे अभी कर दो, मैं आपको कुछ कैश डिस्काउंट दूंगा, जो अभी कैश में आप पेमेंट करेंगे उस पर डिस्काउंट दूंगा। तो जिससे आपका बैड डेट्स का रिस्क कम हो जाता है। तो इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, a vehicle purchased for 3,75,000 where depreciated book value is 1,50,000 is sold for 1,25,000। what is the loss or profit to be accounted। क्वेश्चन में पूछा है कि एक व्हीकल है जो 3,75,000 रुपये में हमने खरीदा था। अब उसकी जो डेप्रिशिएटेड वैल्यू है, डेप्रिशिएशन चार्ज करने के बाद जो वैल्यू बची है वो 1,50,000 है। और उस जो व्हीकल को हमने जब सेल किया तो उसको सेल किया है 1,25,000 में। तो अब पूछ रहा है प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो अकाउंट्स में क्या बुक करना है। सबसे पहले जब भी हम प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हैं तो प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए होती है, एक तो बुक वैल्यू चाहिए होती है, दूसरी चाहिए होती है हमें सेलिंग प्राइस। तो बुक वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है क्वेश्चन में 1,50,000 और सेलिंग प्राइस है 1,25,000। और जब भी सेलिंग प्राइस बुक वैल्यू से कम होती है, यानी बुक वैल्यू ज़्यादा है सेलिंग प्राइस कम है, तो इस केस में लॉस होता है। ठीक है। और जब बुक वैल्यू ज़्यादा है, बुक वैल्यू कम हो जाए और सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो तो उस केस में होता है प्रॉफिट। तो इस केस में क्या है, बुक वैल्यू ज़्यादा है और सेल्स प्राइस कम है, तो कंपनी को लॉस हो गया। लॉस कितना का हो गया, 25,000। सो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, विच अमोंग द फॉलोइंग इज करेक्ट वन। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो बिल्कुल सही है। अकाउंटिंग इक्वेशन दे रखी हैं, तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, राइट अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है। एसेट्स
एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ये होती है सही जो अकाउंटिंग क्वेश्चन होती है वो ये होती है। और इसको हम मॉडिफाई ऐसे भी कर सकते हैं, कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स और लाइबिलिटी को इधर ले जाके माइनस कर दो, माइनस लाइबिलिटीज। ठीक है। और कैपिटल को क्या कहते हैं हम, इसका दूसरा भी नाम है, इसको बोलते हैं हम ओनर्स फंड, इसको ओनर फंड भी कहते हैं। तो ओनर्स फंड इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्टर एक्स परचेज गुड्स कॉस्टिंग ₹30,000 एट अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 5%। उसने गुड्स खरीदे जिसकी कीमत थी 30,000 रुपये, ट्रेड डिस्काउंट उसको 5% मिला है एंड कैश डिस्काउंट इज 1%। अमाउंट टू बी रिकॉर्डेड इन परचेज अकाउंट इज। तो जो वो अपने अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेगा कि वो जो गुड्स परचेज करके लाया है तो उनकी कॉस्ट क्या है, तो गुड्स परचेज अकाउंट में वो कितना अमाउंट शो करेगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो मैं आपको बता दूं कि जब भी ऐसे गुड्स परचेज करते हैं और उस पर जो ट्रेड डिस्काउंट मिलता है, तो ट्रेड डिस्काउंट तो हम लेस करते हैं, लेकिन जो ये कैश डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट्स को अकाउंट्स में शो नहीं करते, मतलब इनको शो नहीं करते, सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट को किया जाता है शो। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट इक्वल्स टू 30,000 कॉस्ट और उस पर हमने 5,000 डिस्काउंट मिला है, तो 1,500 रुपीज़ का ट्रेड डिस्काउंट मिला। तो कॉस्ट कितनी हो गई गुड्स की, 30,000 माइनस 1,500, तो इसकी कॉस्ट रह गई 28,500। ट्रेड कैश डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं किया जाता, तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। इन हायर परचेज सिस्टम एसेट्स अकाउंट इज डेबिटेड विद डैश ऑफ द एसेट्स इन द बुक्स ऑफ हायर परचेज। सो हायर परचेज सिस्टम में जब भी एसेट्स को हमेशा कैश प्राइस पे ही डेबिट किया जाता है, कैश प्राइस, इसका आंसर रहेगा डी, कैश प्राइस। यूजिंग कैपिटलाइजेशन मेथड फाइंड आउट गुडविल। गुडविल निकालनी है कैपिटलाइजेशन मेथड से। गिवन दैट कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है 1,50,000 की और रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न है 15%। प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 30,000। प्रॉफिट दे रखा है 30,000 का, 15% RR रेट ऑफ रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड है 1,50,000। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड? तो कैपिटलाइजेशन में गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है, तो ये गुडविल का फॉर्मूला होता है। अब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो हमारी 15% है, लेकिन हमारे पास सुपर प्रॉफिट नहीं है। सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट कितना दे रखा है 30,000 और नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड 15 लाख है, 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 15%, तो ये हो गया 22,500 आ जाएगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट हो गया 22,500, एक्चुअल प्रॉफिट हो गया 30,000, तो 30,000 माइनस 22,500, ये आ गया आपका 7,500। सुपर प्रॉफिट आ गया 7,500 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15%, तो गुडविल की वैल्यू आ जाएगी 50,000। सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर
इन केस ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम इज असर्टेन बाय प्रिपेयरिंग। तो जो कैपिटल बिगिनिंग की कैपिटल है उसको कैसे निकालते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम में, तो वो निकालते हैं हम बाय ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, बाय प्रिपेयरिंग ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। जब हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं तो उसमें हमारी बिगिनिंग की कैपिटल आ जाती है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। जो ऑडिट की लिमिटेशन क्या है? सो ऑडिट की जो लिमिटेशन है, इनहेरेंट लिमिटेशन, वो है कि जो ऑडिट के दौरान हर और एवरी जो फ्रॉड है उसको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो अनडिटेक्टेड फ्रॉड्स, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज एन एटीट्यूड दैट इंक्लूड अ क्वेश्चनिंग माइंड एंड अ क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ ऑडिट एविडेंसेस। मतलब जो ये होता है प्रोफेशनल स्केप्टिज्म है। जो प्रोफेशनल स्केप्टिज्म है तो उसमें ऑडिटर को क्वेश्चनिंग माइंड होता है, और जो क्रिटिकल जो ऑडिट एविडेंसेस होता है तो वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर इज। ऑडिटर की कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं। फर्स्ट है प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो कोई भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाता है ना, जिसकी ऑडिट हो रही होती है। नेक्स्ट है एक्सप्रेस ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यस, जब भी ऑडिट करता है ऑडिटर तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बने हुए हैं उन पे अपनी खुद की जो ओपिनियन है उसको एक्सप्रेस करना। ये सब गलत है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, डैश इज एन ऑडिट और वेरिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन्स और एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यूअसली एट एज द ट्रांजेक्शन टेक प्लेस। डैश इज एन ऑडिट और वेरिफिकेशन, कौन सी ऑडिट और वेरिफिकेशन होता है जिसमें ट्रांजेक्शन और एक्टिविटीज़ को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ट्रांजेक्शन और एक्टिविटीज़ को कंटिन्यूअसली देखा जाता है कि कैसे सही हो रहा है ट्रांजेक्शन्स या नहीं हो रहे हैं। तो कौन सी ऑडिट होती है वो? जैसे 4 तरह की ऑडिट होती है ना, स्टैच्यूटरी ऑडिट, टैक्स ऑडिट, कॉन्करेंट ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट। तो कौन सी ऑडिट में कंटिन्यूअसली पूरे साल ऑडिट करी जाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो फ्रीक्वेंटली पूरे साल बड़े बड़े फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं जैसे कि बैंक, तो उसमें कंटिन्यू जो कॉन्करेंट ऑडिट होती है वो कंपलसरी हो जाती है। कॉन्करेंट ऑडिट जैसे मेनली जो बैंक की ब्रांचेज होती हैं उनमें क्यों होता है? ताकि जो ट्रांजेक्शन और एक्टिविटीज़ हैं उन पे निगरानी रखी जा सके। तो इस राइट आंसर है कॉन्करेंट ऑडिट। इसको पूरी कंटिन्यूसली पूरे साल चलाया जाता है इस ऑडिट को। आइडेंटिफाई नोस्ट्रो अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा अकाउंट ऐसा है जो नोस्ट्रो अकाउंट है? तो सबसे पहले नोस्ट्रो अकाउंट का मतलब क्या है? तो हमारी कंट्री के जो बैंक अकाउंट हैं उनको फॉरेन बैंक्स में अगर उनको ओपन कर दिया जाए फॉरेन बैंक्स के साथ तो उसको बोलते हैं नोस्ट्रो अकाउंट। मीन्स आवर अकाउंट विद यू, कि जो हमारे अकाउंट है वो आपके पास है। तो बैंक ऑफ अमेरिकन होल्डिंग सुपर अकाउंट विद SBI, नहीं, ये तो उनका अकाउंट हमारे पास हो गया, गलत है। SBI होल्डिंग US इन अमेरिका विद बैंक ऑफ अमेरिका, ये सही है कि हमारा अकाउंट आपके पास है, आपकी कंट्री के पास है। तो ऑप्शन बी राइट है। आवर अकाउंट विद यू को बोलते हैं नोस्ट्रो अकाउंट। नेक्स्ट फाइंड आउट द करंट रेशो। सबसे इजी है, करंट रेशो का तो फॉर्मूला आपको सबको आता है, करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स कौन कौन सी हैं? सन्ड्री डेटर्स हैं, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक। तो ये तीनों हो गई आपकी करंट एसेट्स। 15,000, 2,000, 17,000 और ये 20,000। 20,000 की आपके पास करंट एसेट्स हो गई। करंट लायबिलिटीज़ हैं, बिल्स पेएबल 5,000, एक्सपेंसेस 7,000। तो 12,000 के आपके पास करंट लायबिलिटीज़ हो गई। तो करंट रेशियो क्या हो गया? 1.66, ऑप्शन डी। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल शो। कोई जब भी वर्किंग कैपिटल बढ़ती है उसका क्या मतलब होता है? एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, सोर्स ऑफ फंड्स,
लॉस फ्रॉम ऑपरेशन या फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन। क्या मतलब होता है इंक्रीज कैपिटल में इंक्रीज होने का? तो जब भी कैपिटल वर्किंग कैपिटल बढ़ती है उसका मतलब है कि फंड्स हैं वो आ रहे हैं हमारे पास, फंड्स का इनफ्लो हो रहा है, और जो फंड्स का इनफ्लो होता है उसको बोलते हैं सोर्स ऑफ फंड्स। तो ऑप्शन बी राइट है, सोर्स ऑफ फंड्स। जब भी वर्किंग कैपिटल बढ़ेगी इसका मतलब हमारे पास फंड्स का इनफ्लो है, सोर्स ऑफ फंड्स। लास्ट क्वेश्चन है, डैश इज द टेक्निक ऑफ कॉस्टिंग विच डिफ्रेंशिएट्स बिटवीन फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। कौन सी ऐसी टेक्निक है कॉस्टिंग की जो फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में डिफरेंस करती है और चार्जिंग ओनली वेरिएबल कॉस्ट टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट पे सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ही चार्ज करती है। तो कौन सी कॉस्टिंग की टेक्निक है वो है मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग चार्ज करती है ओनली वेरिएबल कॉस्ट को प्रोडक्ट पे। सो राइट आंसर ऑप्शन डी। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए एमसीक्यूज के साथ। और प्लीज़ जिसने भी अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, प्लीज़ जाके पहले सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी इनकमिंग जो वीडियोस हैं वो उनका सबसे पहले अपडेट आपको मिल सके। सो आज के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।